तो आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन है हम उसकी बात करेंगे। तो नंबर 1 है क्लोरीनेशन। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेंजीन का। तो क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, फिर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्लोरीन इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराइए, तो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्लोरीनियम आयन। सेकंड है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में बेंजीन की रिएक्शन Br2 प्लस FeBr3 के साथ कराइए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br प्लस। और Br प्लस का नाम क्या है, ब्रोमोनियम आयन। क्लोरीनियम क्लोरोनियम आयन। आयोडीनेशन कराना है तो क्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं होता है। आयोडीनेशन कराना है तो इसकी रिएक्शन I2 प्लस HNO3 के साथ कराई, हीट सभी में करना है। यहाँ पर आ जाएगा I, तो इसका नाम क्या है, आयोडोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना यहाँ पर, आयोडोनियम। ठीक है, हाँ सर। इसके अलावा इसकी रिएक्शन हम ICl से कराएं, AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो I पर स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा, Cl पर स्लाइटली नेगेटिव रहेगा। हाँ, तो भी यहाँ पर आयोडीन अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में हम नाइट्रेटिक एजेंट लेते हैं। नाइट्रेटिक एजेंट बहुत सारे हैं, वो अभी हम बात करेंगे। तो उसमें हम कॉन्सनट्रेट HNO3, कॉन्सनट्रेट H2SO4 या N2O5 डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है नाइट्रोनियम आयन। ठीक, मैकेनिज्म लास्ट लेक्चर में हमने हाँ इसकी सर। देखी थी। 6 नंबर पर हाँ, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ कराइए। कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करोगे तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा अटैच होगा, SO3H। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, SO3 है, SO3 प्लस नहीं। ठीक, हाँ नेक्स्ट सर। में है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर RNA अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बोकैटायन। हाँ सर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बेंजीन के रिएक्शन या तो एसिड हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, या फिर क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर RC अनहाइड्राइड ले लो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर आ जाएगा COR। और इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, असाइल कार्बोकैटायन।
ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा, राइट। नेक्स्ट एक्शन है, गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमन, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, गटरमन अल्डिहाइड या हो गया। सिंथेसिस। तो गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस में इसकी रिएक्शन HCN और HCl के साथ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में पहले कराइए। उसके बाद जो कुछ बना उसका हाइड्रोलिसिस कराइए, तो यहाँ आ जाएगा CHO। अगला है गटरमन कोच सिंथेसिस। तो गटरमन कोच सिंथेसिस में आप ऐसे ध्यान रखेंगे, कोच यानी CO और H, ऐसे याद रखेंगे, कोच CO और H हो गया कोच, ऐसे ध्यान रखेंगे। अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी CHO आ जाता है। ये भी क्या है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो मेन हमें 10 रिएक्शन को डिस्कस करना है पूरे इसमें। अब इसी को अलग अलग तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब इसकी जो, हाँ, इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म देखिए। इमेज प्रॉपर आ रही है? हाँ सर। यस सर। अटक तो नहीं रही? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये वाली स्टेप हमारी कौन सी है? सिलो स्टेप। सिलो स्टेप यानी RDS। तो RDS में एक्चुअल में यहाँ बनेगा क्या? देखिए, सिलो स्टेप की पहले एक्चुअल में, चलो पहले सिलो स्टेप नहीं, पहले आती क्या? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल आने की एक्टिंग करेगा, यानी डॉटेड बॉन्ड, और ये क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। उसके बाद फिर स्लो स्टेप आएगी, यानी RDS। RDS में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इस बॉन्ड को आप रोटेट कराइए, ये बॉन्ड आया इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, E इधर और H इधर। E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? वही जो मैंने लिखे थे यहाँ पर, Cl प्लस Br प्लस I प्लस NO2 प्लस, एक नाइट्रोसेशन में NO प्लस, प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, E और H, ये बना। तो इसमें फाइनली जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिलेगा वो ये मिलेगा। प्लस चार्ज यहाँ पर ब्रोकन है, कहाँ पर ब्रोकन है? जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, ये कहलाएगा इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट। अब इसमें से जो भी बेस होगा, ये बेस, ये है बेस। बेस क्या करेगा इसमें? बेस क्या करेगा? H पर अटैक करेगा,
तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कौन सी स्टेप है, फास्ट स्टेप। तो ये फास्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसके पहले क्या आएगी, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। अब ये ट्रांजिशन स्टेट को मैं बता देता हूँ कैसे बनेगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिव चार्ज में पूरे में घुमा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल तो फाइनली अटैच हो गया है, हाइड्रोजन धीरे 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 बाहर जाएगा, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। अब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल धीरे 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 आने की एक्टिंग कर रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन धीरे 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 जाने की एक्टिंग कर रहा है। यस नो? यस हाँ सर। सर। ठीक है ना। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ध्यान देना, इंटरमीडिएट के पहले और बाद में ट्रांजिशन स्टेट होती है। इंटरमीडिएट के पहले और बाद में ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी एक इंटरमीडिएट दो बॉडी गार्ड से घिरा हुआ होता है। एक इंटरमीडिएट कितने बॉडी गार्ड से घिरा हुआ है, 2 से। ये अगर आपका इंटरमीडिएट है तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ भी रहेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ भी रहेगी। हाँ सर। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? हाँ सर। यस सर। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। यस सर। यहाँ कोई दिक्कत? सर जब फर्स्ट इंटरमीडिएट रहता है हाँ ना, फिर उसके बाद जब सेकंड ट्रांजिशन स्टेट आता है, तो जब वो ट्रांजिशन स्टेट में हो रहा है तब वो फास्ट स्टेप है या पूरी? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं ट्रांजिशन फास्ट है कि स्लो है। देखिए स्लो स्टेप एक ही रहेगी हमेशा, एक से ज्यादा नहीं होंगी। हाँ सर। बाकी जितनी भी स्टेप्स होंगी वो फास्ट रहेंगी, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर तो एक ही रहेगा ना, हाँ। रिएक्शन सब पर थोड़ी डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर हाँ देखो हमने 2 चीजें सीखी। देखो ट्रांजिशन फिर से ध्यान से समझ लें। जब इलेक्ट्रोफाइल आया, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोचिंग आना है तो आप क्या बोलते हैं, मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यानी आपने जाने की तैयारी हाँ। कर ली, एक्टिंग करना शुरू कर दी, मैं जा रहा हूँ, अभी आप गए नहीं है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल पहले वाले ट्रांजिशन स्टेट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ये क्या बोल रहा है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मतलब डॉटेड बॉन्ड, और एच तो पूरा का पूरा जुड़ा ही हुआ है। दूसरे वाले में ट्रांजिशन स्टेट में ई तो जुड़ गया है, अब एच को जाना है तो वो शुरू करेगा, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। फाइनली जा करके क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने मिले हमें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, सभी रिएक्शन में अलग अलग मिल सकते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट हमें 1 मिला। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी मिली, 2 मिली। दो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी होती है, नंबर ऑफ जितने भी इंटरमीडिएट हैं उससे एक ज्यादा होगी। अब ऐसा गणित मत लगा लेना कि सर एक इंटरमीडिएट मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट, तो 2 इंटरमीडिएट मतलब 4 ना। नहीं सर। देखो क्यों ऐसा गणित नहीं लगाना, अपनी केमिस्ट्री की गणित थोड़ी सी अलग टाइप की चलती है। केमिस्ट्री में गणित अलग टाइप की चलती है, वो हम कोऑर्डिनेशन में भी देख चुके हैं कि 2 + 4 वहां पर 5 होता है कई बार। तो एक इंटरमीडिएट आया, इसके पहले एक ट्रांजिशन स्टेट है, हाँ। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट है, फिर राइट। हाँ सर। अब यहीं पर मान लीजिए दूसरा इंटरमीडिएट आ गया तो तीसरी ट्रांजिशन स्टेट है, यूं चलता है। तो अब बताइए ट्रांजिशन स्टेट टोटल कितने होंगे, पहले वाले के पास भी 2 बॉडीगार्ड, दूसरे वाले के पास भी 2 बॉडीगार्ड, लेकिन टोटल कितने, 3 ही है। यूं चलेगा, हाँ ना। हाँ सर। ये सब देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। बस ये है कि वहां पर उन्होंने ऐसा लिख के नहीं दिया ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन रिएक्शन भी और मैकेनिज्म भी है, ये भी दिमाग में बिठा लेना। उसी में हम चीजों को जोड़ रहे हैं, नया मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा मुझे आता ही नहीं है। ठीक है ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ये। तो अब यहाँ देखिए ग्राफ प्लॉट करें,
ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ ले लिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। ग्राफ कैसा, एक ग्राफ में ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे ग्राफ खूब देखे हैं और ये सारे ग्राफ काइनेटिक्स से आए हैं। तो यहाँ पर देखिए यही रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या था, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ी सी स्पीड अब यहाँ स्लो हो गई है। अब जब ये दोनों मिले तो ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 आया और यहाँ पर आया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की एनर्जी हमेशा कम रहेगी, ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा रहती है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होता है। और यहाँ पर क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। सर अब एक मिनट, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट यानी क्या, एक मिनट रुक जा बेटा, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल मैंने बनाया डॉटेड और हाइड्रोजन को बनाया सॉलिड। और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बनाया है सॉलिड और हाइड्रोजन क्या बनाया है, डॉटेड। क्लियर? हाँ सर। अभी भी यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, हाँ ना? हाँ सर। कोई समस्या इसमें? हाँ सर। No, अब sir. ठीक, हाँ सर। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल पर हाँ सर। थोड़ा सा प्लस चार्ज है। जो इंटरमीडिएट बना हमारा वो सर? इंटरमीडिएट, एक मिनट रुक जा मुझे अभी कंप्लीट करने दे बेटा, फिर पूछना। ये इंटरमीडिएट जो बना, इंटरमीडिएट क्या बना हमारा, ये इंटरमीडिएट बना यहाँ पर कार्बोकैटायन ई और एच इंटरमीडिएट। हाँ अब बोलो क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जब अपना इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन हाँ, है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड से कम है, कम है तो हाँ। हाँ, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में जाने के लिए कहीं से एनर्जी चाहिए पड़ती होगी, तो वो ऐसा हाँ, मतलब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी कैसे जा रहा है, इसमें देखिए वहीं क्यों नहीं रुक ये रहा? एरोमेटिक नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, ओके। इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। अब उसको कहाँ जाना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। कम हो जाए तो आप यहाँ देखेंगे बेस क्या करेगा, एच प्लस को निकालने की कोशिश करेगा, बेस एच प्लस को निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। ओके सर, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। ये ग्राफ समझ में आ गया क्या सभी को? अब ध्यान रखना, जैसे अगर हाँ हम सर। SN1 SN2 वगैरह में देखते हैं तो ग्राफ में एक से ज्यादा भी ऐसे यहाँ पर वो बन सकते हैं, पीक बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीक देख करके हम क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीक देख करके हमें बता सकते हैं कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी है और इंटरमीडिएट कितना है। हाँ सर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नहीं, sir. एक सेकंड जरा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है। सिलो स्टेप में हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर, एक तो सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट जैसे कि बेंजीन, और दूसरा किस पर, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सबस्ट्रेट as well as electrophilicity of electrophile. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। सिलो स्टेप देखो, एक क्वेश्चन अपना ये तैयार हो गया है और दूसरा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पर। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स में देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहलाते हैं। क्या का लेवल भाई, क्या मैकेनिज्म, आप 11th NCERT उठाना, उसमें बेंजीन उठाना,
तो आपको पूरी ये मैकेनिज्म लिखी हुई मिल जाएगी, पूरी मैकेनिज्म, बस उसमें जो चीजें मिसिंग थी वो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कर दिया। तो इसी में देखिए कि अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये अपना कंसेप्ट पूरा हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं, हाँ, तो रेट डिपेंड्स ऑन, हेंस rate of reaction depends on nucleophilicity of substrate as well as electrophilicity of electrophile। अब इलेक्ट्रोफाइल तो मालूम, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहलाती है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में या एल के लहलाई में पढ़ रखा है डिटेल में। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, एक एम्बी फाइल होता है। टोटल 4 चीजें आपने वहां पर डिस्कस कर रखी हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब 2 तरफ से अटैक कर सकता है लेकिन एक टाइम पर वो एक ही तरफ से अटैक करता है। वो एम्बी का मतलब क्या है, एम्बी फाइल का मतलब वो दोनों का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो फैक्टर बढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें इंक्रीज करेंगे। अब यहीं पर एक चीज और देखिए, मैं काइनेटिक्स लगा रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स देखिए सबने पढ़ रखा है। यहां से यहां तक की जो हाइट है और यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये क्या कहलाती है, रिप्लाई करें। एक्टिवेशन एनर्जी यार, क्या सोच रहे हो। हाँ सर, एक्टिवेशन। हाँ सर। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है ना, जो जो एनर्जी बैरियर है वहां तक, रेक्टेंट से वहां तक की एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल में आपने पढ़ रखा है कि एक्सेस एनर्जी ओवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेक्टेंट, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो आपने पढ़ रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा, राइट। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब रेट स्लो, वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम तो रेट फास्ट। अब मुझे बताइए हमारी फर्स्ट स्टेप या हमारी सेकंड स्टेप में, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर कर लें, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट की या सेकंड की, फर्स्ट की ज्यादा है। तो फर्स्ट कौन सी स्टेप हमारी, स्लो स्टेप है। देखो जो फर्स्ट स्टेप हमने लिखी वो कौन सी स्टेप लिखी, स्लो स्टेप लिखी ना। और सेकंड कौन सी स्टेप हो गई हमारी, फास्ट स्टेप हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई। यस यस सर। तो वह ग्रुप जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे वो रेक्टिविटी बढ़ा देंगे, और जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे वो रेक्टिविटी कम कर देंगे। दो ही चीज है ना भाई। इस हाइट को अगर मैंने बढ़ा दिया तो तुम जंप नहीं मार पाओगे, अगर हाइट को मैं कम कर दूं तो क्या होगा, जिसको पोलियो होगा वो भी दौड़ जाएगा, राइट। ये क्लियर हो गया। हाँ सर। तो यहां पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सबस्ट्रेट, ये अभी हमने देखा। इसका मतलब है कि हेंस फैक्टर्स विच इंक्रीजेस को मैं एरो बना रहा हूं, विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, ऑन सबस्ट्रेट
will increase an arrow rate of reaction किसके लिए? towards EAS. तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? such groups are called activators. अब बात समझ में आई? एक्टिवेटर हम किसको बोलते हैं? हाँ सर। और एक्टिवेटर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है ना? और ये कैसे होते हैं? दीज आर आर्थोपैरा डायरेक्टिव, हाँ सर। राइट? और इसका अपोजिट क्या होगा? डीएक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटर, अपोजिट ऑफ अबोव इज कॉल्ड डीएक्टिवेटर, राइट? सर। कोई समस्या नहीं इसमें? हाँ सर। नहीं नो ठीक है। सर। और डीएक्टिवेटर क्या होते हैं? ये होते हैं Generally- मेटा डायरेक्टिव, लेकिन वीक डीएक्टिवेटर हाँ। और फिर होते हैं। कौन से? एक्सेप्ट हेलोजन, एनो, SO2H, ये क्या होते हैं? ये Plus R आर्थोपैरा लगा। है। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, सर ये sir. प्लस हाँ, सर। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर हाँ ये प्लस आर लगाते हैं इसलिए ऑर्थोपैरा होते हैं ना। हाँ। ठीक अब है। यहाँ ध्यान देना, अब बॉन्ड में जैसे हमने यहाँ पर देखा था, लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक में यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा हुआ है या तीसरे में ट्राइटियम लगा, तीन अलग अलग कंपाउंड है। एक बार हाइड्रोजन लगा है सभी में, एक बार ड्यूटेरियम लगा है, एक बार ट्रिटियम लगा हुआ है। तो ये तो हमें मालूम है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कार्बन हाइड्रोजन की कम है, कार्बन ड्यूटेरियम की ज्यादा, कार्बन ट्रिटियम की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा है। तो अब सिलो स्टेप में तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है। सिलो स्टेप में क्या ये बॉन्ड ब्रेक होता है? नहीं होता है, राइट? बट कार्बन हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ट्रिटियम बॉन्ड is not broken in slow step, is not broken in slow step, ठीक है ना? अगर स्लो स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, hence does not show प्राइमरी। अगर ब्रेक होता तो हम बोलते शो करता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, राइट? हाँ सर। क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन एक इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, इट इज ब्रोकन इन फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप तो हम क्या बोलेंगे? इट शोज सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, सेकेंडरी काइनेटिक, शॉर्ट में लिख लेता हूं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। तो बहुत ही ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, फिर से बता। Kinetic isotopic effect is not observed in EAS except sulfonation and iodination. क्या मीनिंग इसका? अगर हम सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में लेंगे तो कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्रिटियम में रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और कार्बन हाइड्रोजन में थोड़ी सी फास्ट होगी, राइट? हाँ सर। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है? बेंजीन, बेंजीन, इसका आप नाइट्रेशन कराइए,
नाइट्रेशन करा रहे हैं तो यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच हो गया। इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है? K1। अगला ले लीजिए क्या? ड्यूटेरोबेंजीन। ये ड्यूटेरोबेंजीन है, इसका आप नाइट्रेशन कराइए। वहां पर हाइड्रोजन अंडरस्टूड थे इसलिए मैंने नहीं लिखे थे। ये नाइट्रेशन हुआ, इसका रेट कांस्टेंट हो गया K2। तीसरा मैंने ले लिया ट्रिटियम, ट्राइटियो बेंजीन। इसका आप नाइट्रेशन कराइए। नाइट्रेशन कराओगे NO2 T T T T और T। इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K3। अब तीनों में रिलेशन क्या है? फाइंड रिलेशन सर बिटवीन K1 K2 एंड K3। बताइए। तो K1 ज्यादा होगा, फिर K2, फिर K3। K1 सबसे बड़ा, फिर हाँ? K2। तो K2 सबसे K1 K1 सबसे ज्यादा और K3। बस गई भैंस पानी में। 1 equal to K2 equal to K3. इतना पकाया, अच्छा हाँ। इतना पकाया, पूरी रामायण सुना दी है। क्या बोला कि प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट नाइट्रेशन में होता ही नहीं ना। तो चाहे आप वहां हाइड्रोजन लगाओ, चाहे ड्यूटेरियम लगाओ, चाहे ट्रिटियम लगाओ, कुछ भी लगाओ, तीनों में रेट स्लो रहेगा, तीनों में रेट सेम रहेगा। आगे हाँ सर। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा नहीं, आर्थो सब्स्टिट्यूशन, या यहाँ पर आएगा तो आर्थो, यहाँ पर आएगा मेटा, यहाँ पर आएगा तो भी मेटा, यहाँ पर आया पैरा, और जहां पर जी लगा हुआ है वहां पर आया तो इप्सो। इप्सो। करेक्ट, इसे हम बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अब इनके हमें आर्थो पैरा मेटा इप्सो, बस यही 4 चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले पढ़ने के पहले हम आते जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ताकि हमें हर बार मैकेनिज्म ना लिखना पड़े। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+ इन EAS। चलिए सबसे पहला ले लीजिए क्लोरीनेशन। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लोरीनेशन में क्या लेते हैं? Cl2+, जैसे अनहाइड्रस AlCl3। तो ClCl प्लस AlCl3 अनहाइड्रस लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इस वाले Cl पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, इस वाले पर थोड़ा सा प्लस। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो AlCl4 माइनस बनेगा और Cl+। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया बेस। जो फर्स्ट स्टेप में काम में आएगा वो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यानी E+। नाम क्या है इसका? क्लोरोनियम आयन बन गया। हाँ सर। सभी की आवाज नहीं आ पा रही है? हाँ सर बन गया। हाँ सर, बन गया। ठीक है। सेकंड है ब्रोमिनेशन, क्योंकि हम बार बार ये नहीं बनाएंगे ना, वहां पर डायरेक्ट। अब हम देखिए क्लोरीनेशन में आप समझ लेना, मैं डायरेक्ट Cl+ यूज कर लूंगा, समझ गए ना? यस सर। इसलिए हम यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं। ब्रोमिनेशन में जैसे हमने लिया Br2 + FeBr3, अब बिल्कुल वैसा का ही वैसा, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव। FeBr3 के पास जो ब्रोमीन रहेगा उसके पास स्लाइटली नेगेटिव, ये भी एक लुईस एसिड ही है। तो फिर क्या मिल जाएगा? FeBr4- ये बन जाएगा बेस प्लस Br+, और Br+ का नाम हमने लिख लिया था। क्या नाम लिखा था? ब्रोमोनियम आयन। करेक्ट। दोबारा हाँ, नाम सर। नहीं लिख रहा हाँ हूँ। सर। यस ठीक है। सर। थर्ड नंबर है अपना नाइट्रेशन। हाँ, इस पे बहुत शानदार 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। नाइट्रेशन,
अब नाइट्रेटिक एजेंट बहुत सारे अलग अलग हैं। नाइट्रेशन में जैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, कॉन्सनट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेट H2SO4 ये यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्सनट्रेट अकेला कॉन्सनट्रेट HNO3 और हीट हाई टेम्परेचर पर। या फिर हम N2O5 भी यूज कर सकते हैं। या फिर FeNO2 प्लस BF3 भी यूज करते हैं। या फिर HNO2 प्लस HNO3 भी यूज करते हैं। या फिर HNO3 प्लस HClO4 भी यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये सब पहले से मालूम थे सभी को? हाँ सर। नो सर। नो नहीं सर। सर। सर अब मालूम हो गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो सब रिएक्शन आ रही इसमें, 11th की भी बेंजीन आ रहा है, सब कुछ इसमें आ जाएगा, 12th की भी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सब आ जाएंगे। अब इसमें जैसे पहला ले लें हम कॉन्सनट्रेट HNO3 एंड कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन अलग से कैसे पूछते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो H2SO4 है ये सारी, हाँ ये वाली मैकेनिज्म आपके 11th NCERT में लिखी हुई है। H2SO4 डिसोसिएट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बना लेगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब आ जाते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने ब्रोंस्टेड और लोरी थ्योरी सुनी है। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या हाँ, सर। कहती है कि वो सारी स्पीसीज जो प्रोटॉन देती हैं उन्हें हम वो कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। हाँ सर। यस नो? यस हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पर H2SO4 ने प्रोटॉन दिया तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। एसिड। एसिड कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो HNO3 है, HNO3 पर देखिए वो क्या करता है। HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर है लोन पेयर, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये इंटरमीडिएट बना NO2। अब मुझे बताइए तो यहाँ पर HONO2 को हम क्या कहेंगे, मतलब HNO3 को क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड क्या बेस। बोलेंगे, बेस। बेस। हाँ ठीक है सर। ना, ये हो गया ब्रोंस्टेड बेस। लुईस बेस नहीं बेस। बोल सकते आप, क्यों, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, सिंपल। हाँ सर। ठीक है ना। अब इसमें से ऑप्शन पर जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आया वैसी वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया तो क्या बना, NO2 प्लस बन गया। और NO2 प्लस का नाम क्या था, नाइट्रोनियम आयन। करेक्ट, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रेशन में स्पीशीज क्या रहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। अब यहाँ पर कई बार पूछ लेते वांटा फैक्टर कितना है, पढ़ा सुना है वांटा फैक्टर? यस हाँ सर। सर। हाँ सर सुन। वांटा फैक्टर कहाँ पर है, ये सॉल्यूशन में। तो वांटा फैक्टर यानी आई की वैल्यू यहाँ पर 4 होती है, ध्यान रख लेना, ज्यादा इसकी झंझट में नहीं पड़ो। अब इतना आ गया समझ में। अब आते हैं N2O5, अब आते हैं कॉन्सनट्रेट HNO3 पर। कॉन्सनट्रेट देखो, अब इसको हम अलग अलग ना लेके चलें, बस एक एक लाइन में बता देता हूँ, है ना। मेन अपना ये है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बाकी कम यूज हाँ होते सर। हैं, लेकिन ध्यान देना कॉम्पिटिटिव में वही पूछते हैं जो कम यूज होते हैं, जो आसानी से आपको मिलते नहीं है। कॉन्सनट्रेट HNO3 जैसे हम ले लें तो HNO3 में 1 मोल HNO3 तो पहले डिसोसिएट हो जाएगा, नहीं एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, और फिर बाकी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ हाँ सर। सर। क्या बन किताब जाएगा, भी हो करेगा। NO2 प्लस हो गया। ओके, हाँ सर। तीसरा हाँ N, सर। ओके N2O5, N2O5 को मालूम है एक नाम और है नाइट्रोनियम नाइट्रेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मालूम है कैसा एग्जिस्ट करता है, NO2 प्लस और NO3 माइनस, ऐसा एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो ये हाँ, सर। केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन हो गया कि सॉलिड स्टेट में बताइए कैटायन और एनायन का हाइब्रिड स्टेट क्या है। एक देख क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका तैयार, क्योंकि N2O5 आपके नाइट्रोजन फैमिली में पी ब्लॉक में है NCERT में। अब N2O5 का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस और O
N डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस। अब बताइए बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो समझ गए ना क्या बन जाएगा? सर देखो एक माइनस और एक प्लस, ये तो न्यूट्रल हो गए। यहाँ से बॉन्ड चला गया तो फाइनली नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और यहाँ का एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल कर दो तो फाइनली ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया, तो क्या बना? NO3 माइनस। क्लियर? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अगला जैसे दिया हुआ FnO2 प्लस BF3। अब BF3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड है तो F माइनस अपने पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के BF3 पर आ जाएगा, तो बन जाएगा NO2 प्लस प्लस BF4 माइनस। ठीक है, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, BF4 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। अब कौन सा बचा इसमें? हाँ, HNO2 और HNO3। अब HNO2 में क्या मिलता है? HNO2 को हम डाइएजोनियम सॉल्ट में देख चुके हैं, HNO2 को हम डाइएजोनियम सॉल्ट में देख चुके हैं, तो वो यहाँ पर मैं अलग से भी बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि HNO2 क्या प्रोड्यूस करता है? NO प्लस। डाइएजोनियम सॉल्ट में NO प्लस बनाया था, याद आया? वापस से मैं क्यों बनाऊं? नाइट्रोसोनियम आयन इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर कैसे यूज होगा एक्चुअल में? यहाँ पर ऐसा होता है जैसे हमने यहाँ पर HNO2 लिया तो पहले क्या बन जाएगा आपका? नाइट्रोसेशन या नाइट्रोसिनियम आयन, और फिर हम HNO3 यूज कर ही रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन NO2 में हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बन गया। इस टाइप से होता है। यस सर। अब देखो बार बार हमें रिएक्शन नहीं घुमानी कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ पर अटैक हुआ, फिर रेजोनेंस हो, वो हमने सीधी सीधी एक ही रिएक्शन में देख ली, स्टार्टिंग में बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा? नाइट्रेशन। चलिए नाइट्रेशन अपना कंप्लीट हो गया। नाइट्रेशन के बाद हम आते हैं नाइट्रोसेशन पर। नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन में क्या यूज करते हैं? HNO2। लेकिन दिक्कत है कि HNO2 तो बनता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, इसलिए वहां पर हम यूज करते हैं NaNO2 और HCl यूज करते हैं। याद आ गया ना? हाँ सर। तो डायरेक्ट चलो। हाँ सर। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या हाँ है? NO प्लस। देखो अपना टाइम बच जाएगा, है ना? ये तो बार बार देखो उन्हीं चीज को रिपीट करेंगे तो अपन सिलेबस मूव ही नहीं कर पाएगा, राइट? अब देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे मैं इसका यूज बताऊं आपको। देखो जैसे हमने 1 डिग्री अमीन यानी एनिलीन ले लिया, अगर इसकी रिएक्शन आप HNO2 के साथ कराते हो तो डाइल्यूटाइजेशन हो जाता है। याद आया? हाँ सर। अरे NaNO2 प्लस HCl तो NCRT है यार, अमीन वाला। हाँ सर। अगर हम 2 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर 2 डिग्री NH और CH3 ले लिया, 2 डिग्री ले लिया, फिर हम HONO के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होता है? H और OH वाटर बाहर, और क्या बन जाता है? N और NO, N नाइट्रोसो, ये बना। लेकिन अगर हम 3 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री लेते हैं ना, तो इसमें डाइल्यूटाइजेशन हो सकता है, ना ही इसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। फिर अगर हम HONO की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगती है और प्रोडक्ट क्या बनने लगता है? जो NO ग्रुप है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? यानी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के साथ बेंजीन रिंग में अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक सर एक बार लास्ट वाला तो लास्ट वाला बेटा अमीन में अपन पढ़ चुके हैं यार, एनिलीन में। एनिलीन में अलग से ही पढ़ा था अपन ने कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है नाइट्रोजन, वो HONO यानी नाइट्रस एसिड यानी HNO2, तो HNO2 क्या बनाता है? NO प्लस बनाता है। NO प्लस को पहले तुम ऑर्थो पैरा पर अटैच कराओगे, फिर H प्लस को बाहर निकालोगे, फाइनली NO अटैच हो जाएगा ना।
हाँ सर ठीक है ठीक आगे। है ना। देखो हर क्वेश्चन में अपन मैकेनिज्म लिखेंगे तो कितना वक्त लगेगा, कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले एक साथ इनको तैयार कर लो। हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वहां आप मैकेनिज्म लिख करके भी करो। ये तो अब डायरेक्ट ही मालूम है ना कि एनो बनेगा, इसमें एनो को चिपका दो ऑटो पैरा पर। ठीक है। हाँ सर। हाँ अब आ जाते हैं किस पर, सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम क्या यूज करते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज करिए, या फिर क्या यूज करिए, ओलियम। ओलियम हाँ क्या होता है, ओलियम का मतलब ऐसा H2SO4 जिसमें एक्सेस में SO3 हम डिजोल्व कर दें, तो फाइनली इसे हम बोलते हैं H2S2O7। अच्छा ओलियम कहीं हमने पढ़ रखा क्या, हाँ सर पढ़ा हुआ है। कहाँ, सर मैं इनऑर्गेनिक। और कहीं पढ़ा है ओलियम, कहीं और आया क्या, फिनॉल बनाई उसमें है ना एक तो। नहीं और कहीं पढ़ा क्या हमने ओलियम, सर बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा और कहीं पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है 2 सेकेंड। हो गए 2 सेकंड, अब बोलो। सर अमीन्स में ही पढ़ा है। कहीं घुमाते रहे मेरे को, सामने होता तो टनकट खाता भी। और बाकी ढोर कहाँ गए, प्रसाद, अक्षत, ऋषिवा, हाँ सर। कहाँ पढ़ा है, हाँ सर। कहाँ पढ़ा, सर पी ब्लॉक के आगे बस। वेरी गुड, डूमर हो। सर सच्ची बताऊं केमिस्ट्री में पढ़ा है, और सर जैसा आपने पढ़ाया था कसम से वैसे ही का वैसे ही पढ़ा है। आप चाहो तो आके देख जाओ, सर वैसे फ्रेश वैसे का वैसे ही पढ़ा हुआ ढोरो। परसेंटेज लेवलिंग वॉल्यूम के न्यूमेरिकल नहीं कर रहे थे क्या मूल कॉन्सेप्ट में, अच्छा लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, सर पढ़ा है। पढ़ा। ऐसे भूलोगे तो होगा काम। मैं तो आपने तो 1000 बार, बताया कि हाँ हाँ बेटा, आपने तो बताया कि केमिस्ट्री में। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर आपने तो बोला भी केमिस्ट्री में पढ़ा है। नहीं केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वॉल्यूम, लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, हाँ सर। कॉन्सेप्ट ये पूरा है, ठीक है। चलिए अब इसके देखिए इसमें कैसे बनता है H2SO4। सबसे पहले क्या करेगा, H प्लस को रिमूव करेगा, HSO4 माइनस से बना। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा मोल ले लीजिए, ये दूसरा मोल। अब इस पर प्रोटोनेशन कराइए, ये प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होगा तो S डबल बॉन्डो OH और OH और H, ये प्रोटोनेटेड सल्फोनिक एसिड बना। अभी कहानी आपको मालूम है, जैसे इस पर प्लस आ जाता है उसका दिमाग खराब हो ही जाता है। हाँ सर। ठीक, मैं देखो उसको क्या है, गुरूर है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मेरे ऊपर माइनस ही आना चाहिए, पॉजिटिव कैसे आ गया, वन टोल लगा। ठीक है ना। तो जब ये इधर आएगा तो ये वाला पूरा बाहर निकल जाएगा बॉन्ड लेके, तो क्या बना, एस डबल बॉन्डो और यहाँ पर प्लस और H2O बाहर। ये देखो सारी स्टेप क्या रिवर्सेबल है, ठीक है। अब ये जो H2O हाँ निकला हुआ है वो क्या करेगा, इसमें से H प्लस को बाहर निकाल लेगा और ये अलग होगी, एस, ये बन गया, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम बोलो सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, यहाँ तो सल्फर में एक्सपांडेड ऑक्टेट है, ये आखिर इलेक्ट्रोफाइल हो कैसे सकता है।
आपको मालूम PCl5 में भी एक्सपांडेड ऑक्टेट है, वो भी लुईस एसिड की तरह, भिखारी की तरह बिहेव करता है। क्यों? कई लोगों की आदत क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, 100 रुपए का माल खरीदा, 300 रुपए में बिक रहा था, उस समय उनने नहीं बेचा, अब वो बिका 200 रुपए में, तो क्या बोलते हैं, आज तो बहुत घाटा हो गया, 100 रुपए का घाटा हो गया। बात समझ में आई? 100 रुपए का हाँ, सर। माल खरीदा था, 300 में जब बिक रहा था तो नहीं बेचा, 200 में बेचा, तो क्या बोलते हैं, 100 रुपए का घाटा हो गया। 100 रुपए का फायदा नहीं देख रहे, वो 100 में खरीदा था, 100 में बेचा हमने, 200 में बेचा। ये जितने भी ये एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले हैं ना, वो ऐसे ही हैं, इनका पेट तो भर गया, पेट ही नहीं भरती इनकी। हाँ सर। हाँ भले सर। शेल में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, फिर भी बैक एंड डी ऑर्बिटल है कहीं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और ये SO3 में क्या है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन चारों तरफ से क्या करता है, सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाता रहता है। सास तो बहू और वो और साजिश, भारी हो जाता है। कौन सा फंडा चलता है यहाँ, सास सास, बहू और साजिश, ठीक है ना, तीनों ऑक्सीजन है, ऐसा करते हैं। तो सल्फर पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है, इसलिए SO3 भी क्या है, लुईस एसिड है, दिमाग में बिठा लेना, SO3 भी लुईस एसिड है, SO2 भी लुईस एसिड है, जबकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ ठीक है, सर। हाँ चलिए, सर। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आया, अभी तक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आए थे। अब हम आते हैं किस पर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पर। इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, हर जगह कार्बोकैटायन की अरेंजमेंट करा देते हैं, हर जगह करा के बैठ जाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अब इसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं सारी चीज बताऊंगा इसमें। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है। ये एल्केल हैलाइड है, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या मिलेगा यहाँ पर R+, क्योंकि Cl- यहाँ आ जाएगा और साथ में बन गया AlCl4-। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया, ये बेंजीन CH3Cl के साथ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा चिपका दूं CH3, टोलिन। टोलिन बन गया। रिएक्शन यही नहीं रुकती, रिएक्शन आगे भी हो जाती है। हाँ ओके, सर। चलिए, अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, इथाइल बेंजीन। करेक्ट। सबको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है ना, हाँ सर। ठीक है, तो और मजे हाँ लो, सर। और यस सर। मजे लो। आप इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, प्रोपाइल प्रोपाइल बेंजीन। बस बेटा अब नहीं मैं सर, मजे लूंगा, अब मैं मजे लूंगा, सर अब मैं क्यूमीन मजे, बनेगा। सर हाँ, आइसो अब प्रोपाइल बनेगा प्रोपाइन बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ सर, वो कार्बोकेटायन वाला। कार्बोकैटायन, 1 डिग्री हाँ सर। कार्बोकैटायन से वो मोर स्टेबल में जाएगा। और ये भी दिमाग में बिठा लेना, रीअरेंजमेंट यहाँ पर होती है। अच्छा, एक और पहले हाँ ले लो, सर। फिर मैं कहानी सुनाता हूँ इसमें। मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए एक साइंटिस्ट था ओलार, उसने 10-12 साल तक मेहनत की, जो अपन यहाँ 10 मिनट में, आधा घंटे में निपटा देते हैं मजे ले लेके। अब मुझे सर बताइए इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, सर टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। टर्सरी ब्यूटाइल, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यस सर, टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो इसके लिए आपको कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट स्टडी कर लेना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ देखो, ये कार्बोकैटायन बना था अपना, अब एक कार्बोकैटायन बना था, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमेशा कौन सी शिफ्ट होती है, 1-2 शिफ्ट, हमेशा 1-2 शिफ्ट होती है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ क्यों चला जाएगा,
जिससे वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस देखना है। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 2 ही अल्फा हाइड्रोजन थी। ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यस नो? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ ओके, सर। अगर मेरा Yes, क्वेश्चन sir. ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम फ्लैट में रहते हो, मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि चलो बंगले में चले जाओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं सर। जाएंगे सर। जाएंगे। कौन मूर्ख है जो बोल रहे नहीं जाएंगे? वैभव। तो फ्लैट में ही रहना बेटा, ठीक है ना बड़ा फ्लैट लेंगे बेटा? लेकिन अरे बेटा, बीवी आएगी छोड़ के भाग जाएगी, बोले तू कुछ नहीं कर सकता, फ्लैट से तू बंगला नहीं ले पाया है? हाँ, दूसरा ऑप्शन फिर से दे रहा हूं, आप फ्लैट में रहते हो, मैंने बोला कि एक दिन तुम झोपड़े में चले जाओ, फ्लैट छोड़ दो, उसके बाद हम तुम्हें बंगला दे देंगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे सर। तुम तो चले जाओगे, कार्बोकैटायन नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन सिर्फ और जाएंगे सिर्फ सर सर। कार्बोकैटायन सिर्फ वर्तमान में जीता है, वर्तमान में, प्रेजेंट में जीता है, वो फ्यूचर में नहीं जीता है। प्रेजेंट में अभी क्या मिल रहा है, तो प्रेजेंट में क्या देखता है कि अरे फ्लैट से झोपड़ी नहीं जाना, झोपड़ी से आगे मिलेगा नहीं, अभी क्या मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी मैनेजमेंट तब होगी जब वो लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल में जा रहा हो तो ही होगी, कभी भी वो नीचे आकर के फिर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ सर। दिमाग बैठा, कितनी बार भी हो सकता है रीअरेंजमेंट, चलता रह सकता है। तो अब मुझे बताइए, इसी में एक और मैं लिख रहा हूं, अरे कहाँ गया कर्सर, हाँ मिल गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है, बताइए इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं सर। ठीक, और कोई? नहीं हो सकता है सर। गंदे बच्चे। सर होगा। हाँ, मैंने गंदे बोला इसलिए तो बोल रहा होगा। नहीं सर, सही में होगा अल्फा कैसे हो? हाइड्रोजन हाँ, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और फिर उसके बाजू वाले तो में ए वाला कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, शिफ्ट होके प्लस यहाँ पर आ गया। अब बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? सर 5। तो हाँ होगा, हाँ सर। समझ गए? हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम डिग्री गिनने बैठ जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ डिग्री काम की नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन काम के हैं। आगे भी तुम्हारी डिग्री काम की नहीं आएगी, तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज काम में आएगा। क्रिएटिविटी आपके काम में है, प्लेसमेंट आपकी डिग्री से नहीं होंगे, क्रिएटिविटी से होंगे। ये वाला ओके ओके, ये वाला समझ में आ गया? गुड। यस सर। अब इसी में हम आगे पढ़, देखो अरेंजमेंट, हाँ अरेंजमेंट कब हुई? जब हमने AlCl3 लिया तो अरेंजमेंट हुई। अब यहाँ पर आलिया भट्ट सब फैशन जानती है, क्या सेंटेंस बोला? आलिया AlCl3, भट्ट BF3, सब SbCl3, फैशन FeCl3, सन SnCl2, जानती है ZnCl2, आगे लिखाऊंगा यानी बता रहा है ना। तो यस। आलिया भट्ट सब तक तो अरेंजमेंट होती है, फैशन जानती है में रीअरेंजमेंट नहीं होती है। यानी अनहाइड्रस Cl3 की जगह मैं ZnCl2 लगा दूं तो जहां से क्लोरीन हटेगा सीधा सीधा वहीं पर जाकर के चिपक जाएगा, नहीं होगी अरेंजमेंट। हाँ अरेंजमेंट नहीं होगी। जैसे ये देखिए, मैंने ये हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, ये अभी इसलिए बस शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ। अगर हमने यहाँ पर AlCl3 वो भी कौन सा लिया है? अनहाइड्रस लिया है, तो प्रोडक्ट हमारा बना क्यूमीन, कहाँ पड़ा है? फिनॉल में, हाँ सर। ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर अनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया तो फिर सीधा सीधा ये लग जाएगा। हाँ सर। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सिर्फ यही रिएक्शन नहीं होती है, और भी ध्यान देना। फ्रीडल क्राफ्ट में अगर हम ये भी ले सकते हैं, अल्कीन ले लीजिए, और इसके H+ से यानी HF से H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा? तो भी यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा।
हाँ हम तो सर। बस RCl लेके घूमते रहते हैं, आगे पीछे देखते ही नहीं है। हाँ सर। और देखो अल्कोहल ले लो, यहाँ पर H+ ले लो, तो भी तब भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट कार्बोकेटायन होने वाला है, करेक्ट। तो पहले क्या बना आपका, ये बना, और प्रोटोनेटेड है। ये वाटर बाहर निकल गया, फिर से कार्बोकेटायन बन गया, फिर रीअरेंजमेंट होगी। लेकिन अगर हमने ईथर लिया है, ये साइक्लिक ईथर, तो इसमें फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है, फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है। कौन सा बनता है, साइक्लिक। यानी कार्बोकेटायन दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब जिसमें अरेंजमेंट होती है, और नॉन क्लासिकल का मतलब जिसमें अरेंजमेंट नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है ना, तो अब इसमें अरेंजमेंट नहीं होगी, अब डायरेक्ट अटैक करेगा, तो जो जहां वहीं जुड़ जाएगा, ये कहलाता नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल या ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है ना, नॉट रीअरेंज, यानी ओपन नहीं होगा, बस ऐसे ही रहेगा, वो फ्री नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। और ये वाला कौन सा है हमारा, क्लासिकल। तो ध्यान दो, आपने दोनों पढ़ रखे हैं, सभी ने पढ़ रखे हैं, मालूम है कहाँ, हाइड्रोकार्बन में, अल्कीन की रिएक्शन में, अल्काइन की रिएक्शन में, दोनों पढ़े हैं आपने। हाँ याद सर, दिला याद दो, है। अल्कीन की रिएक्शन रिएक्शन ब्रोमीन में के साथ कराते हो ना, Br2 के साथ, तो पहले क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। वाटर हाँ के सर। साथ कराते हो तो क्या बनता है, क्लासिकल। इसका मतलब एनसीईआरटी में है। भी। समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे पढ़ो उसको, जो चीज वहां दे रखी है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लो। तो क्या कहा है लेवल भाई, उसी को हमने पूरा पढ़ लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अच्छा लेवल कहलाता है वो। एक्चुअल में लेवल लेवल यहाँ कुछ होता ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम किस पर, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पर। इसमें क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट नहीं होती, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें अरेंजमेंट नहीं होती है, नो अरेंजमेंट, और इसलिए अच्छा है। यानी अगर हमें चॉइस करनी पड़े अल्काइलेशन और असाइलेशन में, तो मैं किसको चूज करूंगा, असाइलेशन को, क्योंकि उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। अल्काइलेशन में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, चाहिए चाय बन जाती है कॉफी, ठीक है ना। हाँ सर। चाहिए हमें चाय कैसी, कि उसमें 1 चम्मच शक्कर हो, जब बन के आती तो पता लगा कि चाय में जब चम्मच डाली तो वो चम्मच उसमें बिल्कुल खड़ी हो गई, क्यों, इतनी शक्कर घोल दी। वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे मिलता है, फ्रीडल का अल्काइलेशन में कैसे, वो ऐसे मिलता है, 1 मिनट में देख लो, बाकी हम वहीं पर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बता, बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव की टोलिन ज्यादा रिएक्टिव, ES के लिए सर बेंजीन। बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव की टोलिन, ये इसमें ना, हाँ सर टोलेन रहते हैं ना। टोलिन टोलिन तो टोलिन टॉनिक ज्यादा रिएक्टिव। अब जब वो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या उसको कंट्रोल होगा कि मैं रिएक्शन नहीं करूं, नहीं नहीं वो आगे करेगा वो। रिएक्शन, हाँ वो आगे रिएक्शन कर डालेगा, वो यहाँ आगे रिएक्शन कर डालेगा, फिर से और CH3Cl से रिएक्शन करेगा, बोलेगा दिल मांगे मोर, हाँ साइरिन बनाएगा फिर वो। तो क्या बना, जैसे ये बन गया। अब यहीं पर अगर हम इसको हीट करते तो मालूम इसमें हो जाता आइसोमराइजेशन, तो आइसोमराइजेशन हाँ तो सर। बन जाता है कौन सा, मेटा। थर्मोडायनेमिकली मेटा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन, ये क्या कहलाता है, आइसोमराइजेशन, हीट करने पर। हाँ सर। आर्थो पैरा स्टेबल नहीं है, थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है, मेटा, मेटा। मेटा जाएगी। तो अब हम इस पे आ जाए, इसलिए अगर हमें बनाना था टोलिन, यानी बुलाया था एक रिश्तेदार को, साथ में 2-4 और आ गया उसको, हाँ सर। बनाना था टोलिन, साथ में ये और बन के आ गए, आर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, ठीक है। अब Yes. फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, देखो क्यों नहीं आती है। RCOCl प्लस अनहाइड्रस AlCl, अनहाइड्रस ये ध्यान रखना, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, यहां से यहां पर आ गया, तो क्या बना, RCOO,
प्लस AlCl4 माइनस। अब ये है, अब इसमें अरेंजमेंट होगी क्या? नहीं अब सर। स्टेबल क्यों है, स्टेबल कैसे है? एक्चुअल में इसमें हो जाती है बैक बॉन्डिंग। इसमें क्या हो जाती है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कैसे? ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का प्लस चार्ज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं सर। वो झेल नहीं सकता। नहीं सर। अगर घर में एक बार बताओ, दो भाई हैं, एक का पेट भरा हुआ है, उसके पास रोटियां रखी हुई हैं और दूसरा भूखा रो रहा है, तो क्या करेगा वो? बोलेगा सर भाई को ले खा ले, सुन ले, बोलेगा खा ले, खा तो ले, लेकिन तभी बोलेगा जब उसका पेट भरा हो। अगर उसका सर पेट खाली है और फिर भाई रो रहा है तो क्या बोलेगा? कल मरता हो तो आज मर जा, मैं थोड़ी दूंगा। भूखे रह करके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसने इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे तो दिए, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, तो ये बन गया RC, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। अभी ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, मोस्ट स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा। जहां बैक बॉन्डिंग होती ना, रेजोनेंस को भी पीछे छोड़ देते हैं ये। अब तुम बोलो सर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, अरे आ तो गया, लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना। ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ऑक्टेट को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, हाँ ना? तो स्टेबिलिटी हाँ किसकी सर। ज्यादा, हाँ सर। फर्स्ट की ज्यादा या सेकंड की ज्यादा? हाँ सर। हाँ सर, क्या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड की ज्यादा। सेकंड की क्यों ज्यादा है? कंप्लीट ऑक्टेट, पेट भरा होना चाहिए, और ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। नो सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। समझ में आ गए? यस सर। हाँ सर। ऊपर से तो नहीं चले गए? सर सेकंड वाले में नो सर। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ? सर कुछ नहीं, कंप्लीट है। देखो थोड़ा दिखाना आपने। सर कंप्लीट है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वाली चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि नहीं बताई थी? सर बता दिए ना। चलिए बता दी थी ना। अब यहाँ पर देखिए, तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? हाँ सर। ठीक। अब जैसे, हाँ, अब हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, अब सीधे अपनी यानी रिएक्शंस पे आ रहे हैं। आज एक आध एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 5-7 मिनट और लूंगा, ठीक है ना? मुझे मालूम है आप लोग भी थक जाते हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम लोग पढ़ते कहाँ जो थकोगे। ऐसी बात पर भरोसा नहीं करा कर, कभी मैं ऐसा बोलूंगा। ये एनिलीन, अब बताइए एनिलीन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा? ये आएगा इधर, तो ये अटैक करेगा इधर, क्या बना बोलो? सर ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। हाँ, डबल बॉन्ड। यहाँ चलो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को नहीं भी हटाया, कोई दिक्कत नहीं। अगर चलो हटा भी दिया, चलो अभी नहीं हटाता है ना, यहाँ पर देखो मैंने ई लगाया, अभी मैंने नहीं हटाया, प्लस चार्ज कहाँ गया? इधर आ गया। अब प्लस चार्ज यहाँ आया तो यहाँ पर देखो बैक बॉन्डिंग से इसकी स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। हाँ सर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, किससे स्टेबलाइज हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। स्टेबलाइज करेक्ट थ्रू बैक बॉन्डिंग। अच्छा, बैक बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में डिफरेंस है, यस? यस सर। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? से बैक बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हम टर्म तब यूज करेंगे जब बैक बॉन्डिंग किस में हो रही हो?
डी ऑर्बिटल में खाली डी ऑर्बिटल में। सर। लोग सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। खाली डी ऑर्बिटल में हो रही हो बैक बॉन्डिंग और एक से ज्यादा बार हो रही हो, तब उस टर्म को हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ, एक इस पे मिनट। बोलते हैं। नहीं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एरो वाला बॉन्ड होता है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक मिनट होगा, यहाँ पर आ गया NH2, ये आ गया प्लस, बन गया। हाँ सर। और यहाँ पर H। सर हाँ, डांसिंग रेजोनेंस इसमें नहीं होता। डांसिंग बेटा बोला जाए ना, डांसिंग रेजोनेंस अलग टर्म है यार, वो साइक्लोप्रोपेन है। हाँ, सो 3 मेंबर्ड रिंग। हाँ अच्छा ट्राई साइक्लोप्रोपेन में। हाँ, एक्चुअल में डांसिंग रेजोनेंस बोलना ही गलत है, अच्छा। उसका रीजन ही अलग है। हाँ सर। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, sp sp2 sp3, कभी sp4 sp5 सुना है? नहीं सर। किसी नो जनता तो सर पगला गया लगता है यार, सैनिटाइज से हाथ धोने की बजाय है ना पूरा चढ़ा लिया। आज पे sp4 sp5 बके जा रहे हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं किसमें? साइक्लोप्रोपेन। सर जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसमें होता है ना डांसिंग रेजोनेंस। हाँ बिल्कुल सर sp4 कैसे है? में होता है, क्यों होता है वो हम बात कर रहे हैं। अरे बेटा वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर, उस पर डिस्टर्ब ना करते है ना। ठीक है। नहीं तो क्या है ना, जो अपन पढ़ रहा है वो छूट जाएगा, उसमें उलझ जाएंगे, फिर तो ऐसा लगेगा जब मन मर्जी आती है कहीं भी भटक जाते हैं। हाँ सर। जा रहे थे सब्जी खरीदने, पहुंच गया घंटी बजाने। हाँ सर, आप ये बैक बॉन्डिंग का बता दो ना। हाँ बस बैक बॉन्डिंग का 2 मिनट में शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे हाँ बैक सर। बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, एक ऑर्बिटल भिकारी हो उसके पास खाली हो, एक एटम भिकारी हो खाली ऑर्बिटल हो, और दूसरे के पास माल हो, हाँ सर। एडजेसेंट पोजीशन पर हो, ठीक है ना, साइज लगभग बराबर हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दे देगा, ये कहलाता है बैक बॉन्डिंग। और सर सेम प्लेन में? हाँ अरे तो वो तो प्लेनिटी तो होगी तभी तो लेगा। हाँ। ऐसा थोड़ी है तू यूं दे रहा है और वो यूं ले रहा है परपेंडिकुलर में, एक ले रहा है, एक तू यूं खड़ा हुआ है, नीचे गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। हर सेम प्लेन में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। है? एक देगा दूसरा लेगा, दोनों तालियां बजाएंगे, बोले मजा आ गया। अब ऐसे थोड़ी ताली बजेगी, हाँ सर। है ना, करते हैं यार। अब ये बैक बॉन्डिंग हो गई। अब देखिए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हम कब बोलते हैं? CCl3 ले लें हम, C पर माइनस है और यहाँ 3 Cl है, इसके पास Cl के पास क्या है? खाली डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ सर। ठीक है ना, जब Cl आया तो दहेज में कुछ नहीं लाया, खाली बक्सा ले आया। हाँ। ठीक है ना, माँ के वालों ने बोल दिया था बेटा ससुराल में सब मिलेगा, खाली डी ऑर्बिटल। अब देखो ए निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? किसका निगेटिव? पी ऑर्बिटल का। किसमें जा रहा है? डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल। तो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है तो बैक बॉन्डिंग हाँ। है, तो बैक बॉन्डिंग। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग अगर डी के साथ में हो रही हो और एक से ज्यादा एटम के साथ में हो रही हो, तब उसे हम बैक बॉन्डिंग नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यस सर। ये कहाँ पढ़ते हैं मालूम है? जीओसी में कि क्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक क्यों है, फ्लोरोफॉर्म कम एसिडिक क्यों है। चलिए अब आगे बढ़े, अब हम उसमें नहीं उलझेंगे, अब एक कंप्लीट कर ले कॉन्सेप्ट। मैंने एक लाइन में बता दिया, अब एक लाइन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, एक ही लाइन में दोनों डिफरेंस क्या है। पहला भी बैक बॉन्डिंग है, मतलब बैक बॉन्डिंग है तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की कंडीशन समझ में आ गई, बैक एंड डी ऑर्बिटल हो और एक से ज्यादा एटम के साथ बैक बॉन्डिंग हो। हाँ सर। राइट। तो अब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जब ए बाहर निकलेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा इसमें, बोलो। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, तो ब्रोकन रिंग कहाँ पर रहेगी? इलेक्ट्रोफाइल के सामने। हाँ सर। अब पूछा जाए कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है
ये हम बात कर चुके हैं। 1 मिनट में इसको मैं खत्म करूंगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। सर सेकंड वाले की। करेक्ट, समझ गए ना, क्योंकि NH2 क्या 8 पैरा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है मतलब ज्यादा स्टेबल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मतलब कम स्टेबल। अब वो मैं आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एक में समझ में आ गया ना। मेटा डायरेक्टिव लेंगे तो जो मेटा पर जुड़ा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, 8 पैरा पर जुड़ा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। सर उल्टा बोल दिया आप। क्यों? मेटा मैंने मेटा डायरेक्टिव बोला है, मैंने बिल्कुल सही बोला है। देखो फिर से देखो, मैंने मेटा डायरेक्टिव बोला है। जैसे अगर यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, अब इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा? अच्छा सर NO2 हाँ वही तो बोला, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो। हाँ सर सही है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया तो प्लस चार्ज, या फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आया तो प्लस चार्ज। अब बताइए, समझ गए ना। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है। क्या बात समझ में आई? क्योंकि NO2 क्या है? मेटा डायरेक्टिव। अच्छा देखो एक चीज और, ज्यादा नहीं उलझना सर, आर्थो पैरा कौन मेटा कौन कैसे ध्यान रखें, टेंशन सिंपल सा ध्यान रखना। मैं एक ही लाइन में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना, बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्ट एटम अटैच है, डायरेक्ट जो एटम अटैच है, क्या बोला मैंने? डायरेक्ट एटम अटैच। उसके पास क्या लोन पेयर है? अगर लोन पेयर है तो वो रिंग में जाएगी, मतलब 8 पैरा। ठीक है। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट एटम अटैच है उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो कौन सा हो गया? मेटा। अल्काइल ग्रुप लेकिन 8 पैरा है, ध्यान रखना। अल्काइल ग्रुप क्या है? 8 पैरा। नहीं तो बोलो सर देख लो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोग कचरे करने में बहुत आगे रहते हो, उड़ाने में। पहले बताएगा मैंने, अल्काइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। हाँ सर। ठीक है, वो 8 पैरा है। अब कोई सा भी लगा लो तुम इसमें कंसेप्ट, मैक्सिमम 99% आपके लग जाएंगे। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर NO2 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है? नहीं सर। जिसके दिमाग में आ रहा हो अपना गाल सामने करा, गाल अपना सामने रखें। ये देखो चार्ज भी है इसमें। अब बची क्या लोन पेयर इसके ऊपर? सर बची नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थी गई सर। गई तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे यानी मेटा डायरेक्ट। ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो एक पोजीशन, अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा वो हमने डिटेल में देख लिया। हाँ तो अब कल हम क्या डिस्कस करेंगे? देखो इसमें सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में। तो कल हम किसको डिस्कस करेंगे? पूरा फ्रीडल क्राफ्ट कंप्लीट करेंगे। राइट, सभी सुन रहे हैं? हाँ सर। अब फ्रीडल क्राफ्ट में जितने भी केसेस बनते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। कम से कम 20-25 जो भी रिएक्शंस होंगी वो सब, फिनॉल में, एनिलीन में, सभी में। बताइए मुझे, जो भी बता सकते हैं, एनिलीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या मिलेगा? सर कुछ भी नहीं, वैसे सॉल्ट मिल जाएगा। करेक्ट। नाइट्रोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट में क्या मिलेगा? पता नहीं। तो जो भी बेटा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। हाँ सर। और जहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ हो ना लोन पेयर वाला, वो हाँ भी सर, वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करना, ओहो RCl देखा, AlCl3 देखा, ओहो बस R को चिपका दूं, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना? हाँ तो ओके, तो काफी टाइम हो गया आज। तो कल अपन डिस्कस करते हैं किसको? फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन। जो आज लेट आए थे भैया टाइम पे आ जाएगा, और 7:15 में था, 7:15। ठीक है ना, 2 मिनट पहले से एंटर हो जाया करो। हाँ सर। समझ गए? जिससे अपन एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर देखो लंबा नहीं खींच सकते हैं, तुम लोग भी बोर हो जाते हो, मैं भी थक जाता हूँ। सोचो 9, 9:30 कहाँ। सर इस बार तो हम तो कनेक्ट थे, लेकिन उन्होंने लिंक ही दूसरी भेज रखी थी। नहीं, लिंक अपनी वही है सर। उन्होंने